Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about a few important natural processes कि किस तरह से बगैर बीजों के फल पैदा होते हैं और उसके अलावा फल बनने से लेके फल पकने तक का अमल। आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से स्पेशली ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब हम फलों की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमारे जहन में दो चीजें आती हैं कि एक तो वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा सीड्स मौजूद होते हैं और कुछ फ्रूट्स इस तरह के भी हमें खाने को मिलते हैं कि जिनके अंदर बीज नहीं होते। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो पौधे जिनके अंदर बीज नहीं है, हाउ दे हैव बीन रिप्रोड्यूस्ड। तो उनकी रिप्रोडक्शन के अमल के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज पार्थिनोकार्पी और फिर इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रैपिड जनरेशन प्रोसेस, जिसमें हम स्पेशली अगर बनानास वगैरह की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये द मीनिंग ऑफ पार्थिनोकार्पी इज वर्जिन फ्रूट, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा हो जाने वाले फल। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी चीज को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। नो सीड फॉर्मेशन, बीज नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं इन पौधों के अंदर, दैट हैव बीन रिप्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी। ऑलराइट, फिर सीडलेस प्लांट्स पैदा हो रहे हैं। एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं? बनाना और फिर उसके बाद पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कुछ ऑरेंजेस वगैरह, ये सिट्रस फ्रूट्स जिन्हें हम कहते हैं, इनकी भी बहुत सारी मिसालें ऐसी हमें नजर आती हैं कि जो कुदरती तौर पे पहले डिस्कवर किए गए कि इनके बीज नहीं होते, फिर उसके बाद उनको आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के अंदर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया गया कि वो कुछ ऐसी अक़साम जो पहले बीज बनाती थी बाद में उनको मॉडिफाई करके बिल्कुल ही सीडलेस फ्रूट्स में कन्वर्ट कर लिया गया है। ऑलराइट, फिर जो वजूहात हमें नजर आती हैं उसमें एक फिजियोलॉजिकल वजह तो हमें साफ नजर आ रही है, एंड दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस एंड यूजुअली इट इज हाई ऑक्सीजन लेवल्स इन ओवरीज। अब स्टूडेंट, समझने वाली बात यह है कि बिल्कुल इसी तरह कि जैसे हम ये कहते हैं कि सेल को अपनी एक्टिविटीज रेगुलेट करनी पड़ती हैं, तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी एक्टिविटीज में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो प्लांट्स के हार्मोन प्रोडक्शन और फिर उसके बाद हार्मोन्स का जो इन्फ्लुएंस है सेल्स के ऊपर और टिश्यूज के ऊपर, इट शुड आल्सो बी चेक्ड। ऑलराइट, और नेचुरली ऐसा हो रहा होता है बहुत सारे सेल्स के अंदर, बहुत सारे टिश्यूज के अंदर। समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि नेचुरली इन्हीं हार्मोन्स के लेवल्स एलिवेट हो जाएं अपने नॉर्मल परसेंटेज से। जब इनके नॉर्मल लेवल से इनकी मिकदार बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से ये फिर इस तरह की तब्दीलियां या इस तरह की चेंजेस हमें नजर आ सकती हैं। ऑलराइट, अब इसी चीज को जब ऑब्जर्व किया गया कीनली तो फिर पता चला कि हम ये मसनूई तौर पे भी कर सकते हैं, और मसनूई तौर पे तभी किया जाता है जब हमें यहाँ पे कोई ना कोई कमर्शियल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नजर आ रही हो। सो आर्टिफिशियल इंडक्शन भी पॉसिबल है, इट इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, स्पेशली एडिंग ऑक्सेंस टू टोमेटो एंड पेपर। ये सिर्फ वो मिसालें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं जो आपकी किताब में हैं, लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो आजकल मार्केट में हमारे पास बहुत ज्यादा फल इस तरह के आ रहे हैं कि जिनको या तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कह सकते हैं या सिंपली इनको पार्थिनोकार्पिक कहेंगे, जिनके अंदर हमें सीड्स नजर नहीं आ रहे। स्पेशली कुछ फ्रूट्स इस तरह के कि जो आप एंजॉय करना चाह रहे होते हैं खाने के दौरान, लेकिन उनके सीड्स जो हैं उसका मजा खराब कर रहे होते हैं। स्पेशली ग्रेप्स की अगर हम मिसाल लें तो वहां पे अगर सीडलेस ग्रेप्स वाली कंडीशन होगी तो इट विल बी वेरी फ्लेवरफुल, वेरी टेस्टी। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इट इज सीड डोरमेंसी। स्टूडेंट्स, जब हम जनरली इस टर्म को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शायद ये कोई नेगेटिव सी प्रॉपर्टी है प्लांट्स की कि जिसमें सीड्स जो हैं वो सो चुके हुए हैं और जर्मिनेट नहीं कर रहे। लेकिन इसी को अगर हम दूसरे एक और एस्पेक्ट से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पे सीड डोरमेंसी इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीड्स टू बी जर्मिनेटेड और कल्टिवेटेड इन द नेक्स्ट सीजन। ऑलराइट, तो ये प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंट है। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आसान तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, द स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी, यानी कि जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बिल्कुल ही स्लो डाउन हो चुका हुआ है या ना होने के बराबर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उस सूरत में सीड्स नीम बेहोशी की हालत में है, दैट इज सीड डोरमेंसी। फिर इसी तरह इसको अगर हम वही जो एस्पेक्ट एक जनरली जनरेट किया जाता है वो क्या है? फेलियर टू जर्मिनेट, कि यानी जब सीड को जमीन में लगाया जा रहा है और बीज ग्रो ही नहीं कर रहा तो उसको भी हम डोरमेंट सीड कह सकते हैं। और फिर अगर इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करना चाहें, we can say resting phase which enables an embryo to survive the long periods of unfavorable environment। अब आपको इसकी समझ आएगी
कि बुनियादी तौर पे सीड क्यों जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, कि उसको उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस या फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल नहीं है। और उन फैक्टर्स में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा। वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, पानी की कमी होगी, यानी उस पौधे के बीज को जो जर्मिनेट करने के लिए एनफ वाटर रिक्वायर्ड है उतना भी उसको नहीं मिल रहा, तो इस वजह से इट विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू सीडलिंग। फिर टेम्परेचर इतना कम हो सकता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल ही जीरो पे चली जाए। तो इस वजह से ये बात याद रखिएगा कि कुछ और फैक्टर्स जब ऑब्जर्व किए जाते हैं तो हमें पता चलता है सीड्स अपनी बेहोशी की हालत को किस किस वजह से रिटेन करके रख सकते हैं। परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट, ये उसका अपना एक फिजिकल बैरियर बन जाता है कि सीड कोट इतना ही टफ हो जाए कि पानी को भी अंदर आने की इजाजत ना दे, और अगर थोड़ा सा पानी कहीं ना कहीं एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए पहुंच भी जाए तो सीड कोट जब रप्चर होके इस चीज की इजाजत ही ना दे रहा हो कि उसमें से प्लम्यूलो रेडिकल वगैरह जर्मिनेट होके बाहर आ सकें। देन इज द इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, के अभी एम्ब्रियो खुद ही इस काबिल नहीं हो सका कि वो फेवरेबल कंडीशंस को प्रॉपर्ली डिटेक्ट करे और जर्मिनेट कर सके। और फिर केमिकल इनहिबिटर्स विद इन द प्लांट भी हो सकते हैं, विद इन द सीड भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ पॉइजनस केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स या पोल्यूटेंट एफ्लुएंट्स वगैरह भी मौजूद होंगे जो कि उसकी इस जर्मिनेटिंग एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं ताकि एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रोका जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज आपकी किताब में मेंशन की गई है, और वो क्या है कि बाज़ औक़ात डोरमेंसी का इतना भरपूर फायदा ये पौधे उठा लेते हैं कि इनके जो सीड्स हैं अगर उनको किसी जगह पे अनफेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल हैं तो वो तो बेहोशी की हालत में रहेंगे, लेकिन अगर टेम्परेरी फेवरेबल कंडीशंस मिलें, जैसे कि यहां पे मेंशन किया गया है कि वार्म स्पेल विद इन द विंटर्स, यानी सर्दियों में भी अगर थोड़ा दर्जा हरारत बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होगा कि सीड्स जो हैं वो फौरी तौर पे जर्मिनेट करना शुरू हो जाएं, उस वक्त भी वो सीड्स डोरमेंट स्टेट में ही रहते हैं, क्योंकि अगर वो उस वक्त जर्मिनेट कर गए तो थोड़े अरसे के बाद ये भी मुमकिन है कि अनफेवरेबल कंडीशंस दोबारा से डोमिनेट कर जाएं, तो उस सूरत में फिर पौधा जो है वो जो सीडलिंग बन चुका हुआ था यानी जर्मिनेटिंग स्टेट में आ चुका हुआ था, अब वो फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। दैट कैन प्रूव टू बी फैटल फॉर दैट स्पेसिफिक सीडलिंग। ऑलराइट, तो इस लिहाज से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीड्स के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर दिया गया, और फिर उसके साथ ही साथ जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, जब ये एक सिंक्रोनाइज्ड सेट बनता है चेंजेस का, तभी सीड्स जो हैं वो प्रॉपर्ली जर्मिनेट कर पाते हैं, अदरवाइज ये सीड्स अपनी डोरमेंट स्टेट में ही रह जाते हैं। देन स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, यानी कि फल का बनना और फिर उसके बाद फल का पकना, ये दो अलग-अलग से प्रॉपर्टीज हैं जो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, इट इज फ्रूट सेट, फल का लगना। अब फल के लगने से क्या मुराद है कि बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर याद हो तो हम वहां पे पढ़ चुके हुए हैं सेपल्स, पेटल्स, देन इज स्टेमन एंड कार्पल। जो स्टेमन एंड कार्पल हैं ये एसेंशियल पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उस फ्लावर के, और जो ओवरी वाला हिस्सा है इट विल बी द फ्रूट इन फ्यूचर। जैसे ही ओवरी पक जाए तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फ्रूट। अब ये वाली चीज समझने से ताल्लुक रखती है कि ओवरी के अंदर कौन सी ऐसी चीज थी जिसने स्टिमुलेट किया कि भाई अब आपका फ्रूट में कन्वर्ट होने का टाइम हो चुका हुआ है। तो वो जो फ्रूट में कन्वर्जन का टाइम है, इट स्टार्ट्स विद द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन व्हेन इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा। ऑलराइट, जैसे ही पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो उसने फौरी तौर पे क्या करना है, इट विल प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब बनेगी, इस पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के साथ ही आपने एक चीज जरूर याद रखनी है कि इस चीज की पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, द सेफ ट्रांसफर ऑफ गमीट्स, यानी गमीट्स को बाहिफाजत ओवरी तक लेके जाना और फिर उसके बाद ओवा के साथ फ्यूज करवा देना। ऑलराइट, देन इज इंश्योरेंस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे लिए, क्योंकि जब वो पोलन जो हैं जर्मिनेट करते चले जा रहे हैं, एक तो उनके अपने पास ऑक्सीजन का एक अच्छा खासा खजाना मौजूद है, वो रिलीज करते जा रहे हैं, सिक्रीट करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और इसकी वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं अपने सराउंडिंग सेल्स को, कि जिसकी वजह से स्टाइल के सेल्स और उसके साथ ही साथ ओवरी की वॉल के जो सेल्स हैं, दे हैव द इफेक्ट एंड दे आल्सो स्टार्ट सिक्रीटिंग ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इट इज द साइन, इट इज द स्टिमुलस for the fruit set. All right, students. So it will stimulate tissue of style and ovary to produce more auxins.
देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिटेंशन ऑफ ओवरी, यानी कि स्टाइल और ओवरी की वॉल के अंदर ऑक्सीजन के लेवल का बढ़ जाना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हमें नजर आता है कि यहीं से आगाज होगा कि प्लांट ओवरी को अब रिटेन करके रखे, बिकॉज नाउ इट हैज टू ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट। बाज़ औक़ात अगर प्रॉपर पॉलिनेशन वगैरह नहीं हो रही, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हुई, तो ये भी देखा गया है कि पेटल्स वगैरह की एब्सेशन हो जाती है, फ्लावर्स की एब्सेशन हो जाती है, फूल मुकम्मल तौर पे झड़ के गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फलों की पैदावार है वो भी मुतासिर हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अगर ये वाली चेंजेस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में या स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चल रही हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, द ओवरी विल राइप इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हुए हैं, और ये चीज आपके ज़हन में भी होनी चाहिए कि सेपल्स और पेटल्स को नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो हमने कहा था, तो उनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओवरी वो हिस्सा है कि जिसने एंथर्स में पैदाशुदा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना है, फिर उसमें से गैमीट्स को ओवा के साथ फ्यूज करवाना है, एंड इट विल अल्टीमेटली डेवलप इनटू द फ्रूट्स, और जो ओव्यूल्स हैं दे विल डेवलप इनटू द सीड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ सीड्स जो डेवलप हो रहे हैं, ये चीज भी अहम है हमारे लिए कि अगर ओव्यूल्स जो कि डेवलपिंग सीड्स जिनको हम कह रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स का खजाना है, एंड दे आर आल्सो गुड रिजर्वॉयर्स और द सोर्सेज ऑफ ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। इंडोल एसिटिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड जिन्हें हम कहते हैं, ये हार्मोन्स भी फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करने का मतलब ये है कि आपके लिए खुराक का एक जबरदस्त जरिया पैदा कर देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ये चीज हमारे लिए काबिल गौर है कि जैसे ही फल लगता चला जा रहा है, शुरू में तो हमें जो भी कच्चा फल नजर आता है वो ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, वो सिंक भी बना हुआ है कि बाकी जितने पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रही है, वो भी अपना प्रोडक्ट सारे का सारा यहाँ पे लाके डंप कर रहे हैं, ताकि आपको मीठे किस्म का फल मिले जिसके अंदर रिजर्व्स के तौर पे पहले से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह स्टोर किए जा चुके हों। अब उसके बाद अहम चीज ये है कि हमारे खाने के काबिल फल तब होता है जब वो पक चुका हो। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, फ्रूट राइपनिंग के लिहाज से पहली चीज तो आप अपने जहन में यही रखिएगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द फाइटोहार्मोन्स, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स कह रहे हैं, जिसमें ऑक्सिन्स का सबसे अहम किरदार हमें नजर आता है, क्योंकि फल लगने से लेके फल पकने तक ऑक्सिन ही मेन स्टिमुलेंट बना हुआ है, और अल्टीमेटली वो जो एक इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आती है कच्चे फल से पक्के फल की जानिब ट्रांसफॉर्म होने के लिए, तो वहां पे हमें इथीन की जरूरत होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so now phytohormones are mainly associated with development of the embryo, accumulation of food reserves in seeds, and accumulation of food reserves in pericarps, sometimes in some plants. Alright, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है, बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है, जो रैपिड राइपनिंग हमें नजर आती है कुछ फलों के अंदर, वहां पे हम कहते हैं कि क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स कहलाएंगे ये वाले पौधे, जिनके अंदर क्लाइमेक्टेरिक एक्टिविटी नजर आ रही है। और ये एक्टिविटी क्या है कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत स्पीड के साथ शुरू हो जाएं, और उसके साथ ही साथ क्या हो कि इथीन की प्रोडक्शन में बेतहाशा इजाफा हो जाए, जिसकी वजह से आपको ग्रीन पिगमेंट्स जो हैं वो दूसरे क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे, जो इस बात की निशानी है कि अब ये फल पक चुका हुआ है और अब इसको कोई भी हर्बीवोर या कोई भी ओमनीवोर आराम से कंज्यूम कर सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं आपके लिए। फ्रूट राइपनिंग is accompanied by the burst of respiratory activity called climacteric and it is associated with ethane, आपकी बुक में मेंशन किया गया है, बुनियादी तौर पे ethene production and high metabolic rates. Alright students, तो यूं फल पक के आप तक पहुंच रहे हैं और आप उनको फिर एंजॉय कर रहे हैं। यहीं पे आज के सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to study about the reproduction in animals. Animals के अंदर भी asexual type of reproduction भी observe की जाती है और sexual type of reproduction भी मौजूद है। इनकी asexual types इस सेशन में इंशाल्लाह ताला देखते हैं। डिटेल्स बोर्ड पे। Right students, we are going to discuss the asexual reproduction in animals.
जी स्टूडेंट्स, अब बुनियादी तौर पे जैसे हमने ये ऑब्जर्व किया और स्टडी भी किया कि प्लांट्स के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन द सेम वे एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली. अब जो रिप्रोडक्शन हमें नजर आएगी सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, दे कैन बी यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर, मोस्टली उनके अंदर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस ऑब्जर्व की जाती हैं. ऑलराइट, जिसमें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को भी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले ट्रिप्लोब्लास्ट को भी डिस्कस करेंगे. देन विल बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंडीशन जो हमने अप्लाई की हुई है, देयर शुड बी टू पार्टनर्स और फिर उसके बाद वहां पे फ्यूजन ऑफ गमीट्स होनी चाहिए एंड देन लेटर ऑन फर्टिलाइजेशन और फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल. ऑलराइट, in other cases some other organisms, again the lower organisms, they have hermaphrodite condition जिसके अंदर एक ही organism में हमें टेस्टिस और ओवरीज बनते हुए नजर आते हैं और फिर वहीं पे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं. ऑलराइट, सो नाउ इफ वी एनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करेंगे आसान चीज एंड दैट इज फिजन. Fission is further divided into binary fission and multiple fission in animals also. जी स्टूडेंट्स, फिजन मींस स्प्लिटिंग अप, ब्रेक डाउन, अलहदा हो जाना, डीटैच हो जाना ओरिजिनल पेरेंटल सेल से. अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि फिजन जो हमें नजर आएगी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स अमीबा को. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. अब जब हम देखते हैं कि एक अमीबिक सेल या अमीबॉइड सेल जो है ये एनफ मैच्योर हो चुका हो, उसके बाद ये अचानक से तकसीम होना शुरू हो जाता है और दो डॉटर सेल्स बना देता है. दिस इज बाइनरी फिजन. इन द सेम वे पैरामीशियम आल्सो डिवाइड्स, तो वहां पे भी हमें बाइनरी फिजन नजर आ रही है कि जब एक सेल तकसीम होके दो डॉटर सेल्स बना देगा. In the same way, sometimes under unfavorable conditions देखा गया है कि कुछ animal like protists, especially अमीबा को ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोबारा, कि इनके अंदर क्या किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट. ऑलराइट, अब जो सिस्ट बन जाती है उसके बन जाने का मतलब ये है कि अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए एक बाहर रेजिस्टेंट लेयर बना दी गई है और अंदर ही अंदर न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा पैदा कर दिए जाते हैं. यानी कि जो ओरिजिनल पेरेंटल न्यूक्लियस था वो डिवाइड होता चला जाता है और फिर अपने इर्द गिर्द साइटोप्लाज्मिक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज बना लेता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक न्यूक्लियस के पास एक स्पेसिफिक टेरिटोरियल साइटोप्लाज्म मौजूद होता है. तो एक ही सेल के अंदर जब बहुत ज्यादा सेल्स बन जाएंगे तो इस कंडीशन को हम कहेंगे दिस इज मल्टीपल फिजन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आप याद रखेंगे, इट इज बडिंग. बडिंग में स्टूडेंट्स आउटग्रोथ्स डेवलप होना और उन आउटग्रोथ से बाद में एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाना. द बेस्ट एग्जांपल इज डिप्लोब्लास्टिक हाइड्रा. ऑलराइट, हाइड्रा के अंदर ये चीज देखी जाती है कि ये जो इसकी पोलिप स्टेज है इसके अंदर एक आउटग्रोथ बनती है और फिर वो आउटग्रोथ थोड़ी सी बड़ी हो जाने के बाद उस आउटग्रोथ को डिटैच कर दिया जाता है, फिर वो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम के साथ जाके अटैच हो जाता है. चूंकि सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ है तो किसी ना किसी जगह पे जाके फिक्स होगा और उसके बाद ग्रो होके इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना शुरू हो जाता है. सो दिस इज बडिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ द नेक्स्ट टाइप इज रीजेनरेशन. रीजेनरेशन आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि इट इज अ प्रोसेस टू रीगेन द लॉस्ट पार्ट. यानी स्पेशली लिजर्ड्स वगैरह की एग्जांपल आप लोगों ने देखी हुई है कि छिपकलियों की जब दुम गिर जाती है वो इनका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है. अपने प्रेडेटर को देखते हुए या कोई और अटैक करे या इवन के आप बाजू का अटैक करें तो अपनी टेल को खुद से डिटैच कर देती है छिपकली और फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद नई दुम बना दी जाती है. दिस इज रीजेनरेशन. इसी तरह स्टारफिश में भी ये चीज ऑब्जर्व की गई. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्लेनेरिया के अंदर एक हमें स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रीजनरेशन नजर आती है कि अगर बॉडी को दरमियान में से काट दिया जाए दो हिस्सों में तो उसमें से फर्दर जो टेल एंड है वो हेड बना लेगा, जो हेड वाला हिस्सा है वो टेल बना लेगा. दिस इज रीजनरेशन. एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल टू रीजनरेट इज इन स्पॉन्जेस, कि अगर स्पॉन्जेस को हम बिल्कुल पकड़ के और मसल दें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तो चूंकि लोअर या सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उस चूरे से भी वो नया स्पॉन्ज ग्रो कर सकते हैं. सो दिस इज रीजनरेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ आप जो नेक्स्ट चीज याद रखेंगे, इट इज अबाउट टिश्यू कल्चर
देन क्लोनिंग एंड आइडेंटिकल ट्विन्स एंड ट्रिपलेट प्रोडक्शन, इसको बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अब स्टूडेंट्स यहां पे काबिल गौर चीज ये है कि जब भी टिश्यू कल्चर की टर्म हमारे सामने आती है तो फौरी तौर पे हमारी सारी की सारी कंसंट्रेशन प्लांट्स की तरफ चली जाती है कि प्लांट्स के सेल्स के पास इतनी एबिलिटी है कि एक सेल से पूरा नया पौधा पैदा किया जा सके। तो इस टोटिपोटेंसी वाली जो एबिलिटी है उसको प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करते हुए प्लांट्स के सेल्स को निकाल के आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर लैब में ग्रो किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि प्लांट्स का टिश्यू कल्चर करना तो आसान है। तो क्या यह भी मुमकिन है कि एनिमल्स का भी टिश्यू कल्चर किया जा सके? यस, एनिमल्स के अंदर भी सेल्स के सैंपल्स को निकाल के लैब के अंदर डिफरेंट केमिकल्स, ड्रग्स और हार्मोन्स के इफेक्ट्स देखे जाते हैं और स्टडी किए जाते हैं। तो ये वाली बात काबिल गौर है यहाँ पे कि एनिमल्स के अंदर भी टिश्यू कल्चर पॉसिबल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद द अल्टीमेट टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज क्लोनिंग। शुरू में सिर्फ प्लांट्स की क्लोनिंग की गई, लेकिन बाद में डॉली ने एक नया रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया कि एनिमल्स के अंदर भी सक्सेसफुल क्लोनिंग की जा सकती है विद सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस टेक्निक को इंप्लीमेंट किया गया और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑलराइट, ह्यूमंस की जो क्लोनिंग है इट इज स्टिल कंट्रोवर्शियल। अब स्टूडेंट्स इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल, इट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? अब प्लांट्स के लिहाज से जब हम इसको स्टडी करते हैं तो आपने एक टर्म सुनी हुई है पार्थेनोकार्पी। ऑलराइट, पार्थेनोकार्पी क्या है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का प्रोड्यूस हो जाना। तो यहां पे भी टेक्निक वही है, लेकिन हम यहां पे मेनली कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं? एनिमल्स की एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स हम गौर करेंगे इस बात पे कि क्या कोई एनिमल इस तरह का है कि जो बगैर फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकता है? तो इसका जवाब है यस। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्थेनोजेनेसिस को इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ऑलराइट, and the second one is known as diploid parthenogenesis. जी स्टूडेंट्स, अब ये दोनों अल्फाज जो हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिहाज से तो आपके जहन में आ जाने चाहिए कि हैप्लॉइड क्या है? इस तरह का ऑर्गेनिज्म या कोई सेल जिसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है। ऑलराइट, फिर जब हम डिप्लॉइड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां पे दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए दैट हैव केम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। ऑलराइट, फिर इसका मतलब यह है कि अगर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस अलग-अलग से हो रहे हैं तो इट इज पॉसिबल कि ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हों। ऑलराइट, आपकी बुक की एग्जांपल यहां पे मैं कोट कर रहा हूं। फॉर द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हनी बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन में और इनके जो हाइव्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जब हम देखते हैं जो शहद की मक्खियों के छत्ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पे एक क्वीन मौजूद होती है। कुछ इस तरह की मक्खियां हैं जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं, दे आर मोस्ट प्रोबेबली द मेल्स। ऑलराइट, और फिर इसी तरह कुछ वर्कर्स भी होते हैं कि जिनके अंदर मेल्स और फीमेल्स दोनों पॉसिबल हैं। अब स्टूडेंट समझने की बात यह है कि ये जो एक डिफरेंट हायरार्की बन जाती है इसकी वजह से इन शहद की मक्खियों ने अपने काम बांटे हुए, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर सोशल इंसेक्ट्स। अब ये जो सोशल इंसेक्ट्स हैं इसमें क्वीन इज द रियल क्वीन, क्योंकि क्वीन को अल्लाह ताला ने यह खासियत भी दे दी हुई है कि वो अपनी मर्जी से वर्कर्स या ड्रोन्स या क्वींस पैदा करवा सके। ऑलराइट, तो इसके लिए जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इसको जरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले नंबर पे तो आप ये बात नोट कर लें कि हनी बीज के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न हमें नजर आता है इसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न। जी स्टूडेंट्स, अब ये हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न से क्या मुराद है कि बुनियादी तौर पे जब भी हम ह्यूमंस की बात करते हैं या ड्रोसोफिला की बात करते हैं, फ्रूट फ्लाई की, तो हमारे ज़हन में एक बात आती है कि इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम विद द एक्स क्रोमोसोम इट शुड बी अ फीमेल ऑफस्प्रिंग। ऑलराइट, और इसी तरह इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम विद अ वाई क्रोमोसोम इट शुड बी अ मेल ऑफस्प्रिंग। तो ये इस चीज को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, इस चीज का अंदाजा लगाना कि कौन से सेक्स क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से किस तरह के जेंडर वाले ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, दिस इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न। अब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न यहां पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं
इट इज हैप्लोडिप्लॉयडी। और ये चीज काबिले गौर है और समझने से ताल्लुक रखती है। इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहले हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर ड्रोन्स? ड्रोन्स के लिए मैं स्पेसिफिक फीचर्स यहां पे मेंशन कर रहा हूं। ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय unfertilized eggs. All right, they are haploid and they are mostly males. They have total 16 number of chromosomes. All right students, अब ये बात हमारे जहन में फौरन आ जानी चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि क्वीन जो कि पूरे के पूरे छत्ते के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एक छत्ते के ऊपर एक बड़े क्लस्टर ऑफ हनी बीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी मर्जी से ही मेल्स पैदा करे, अपनी मर्जी से ही फीमेल्स पैदा करे, और फिर क्वीन कौन बनेगा ये भी डिसाइड कर लिया जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यही बात हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है कि बुनियादी तौर पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्वीन डिसाइड करेगी, उसी की वजह से डिसाइसिव पावर्स इसके पास आ जाती हैं। और वो क्या है कि जिस तरह ड्रोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी तरह हम कहेंगे कि वर्कर्स और क्वीन इटसेल्फ ये किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय fertilized eggs. All right, then they are diploid. Mostly they are females. All right students, और फिर इन फीमेल्स में से ही बाज़ औक़ात क्वींस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है ये भी मैं अभी बताता हूं आपको। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं। एक वो वाला ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं कि ये अनफर्टिलाइज्ड है बट स्टिल द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्वीन को अल्लाह ताला ने खास किस्म का एक सैक दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेथिके। ऑलराइट, वहां पे स्पर्म्स स्टोर कर लेती है क्वीन। अब नॉर्मली जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, तो हमें पता होता है कि द मेल गेमीट्स विल डायरेक्टली गो टू द यूटेरस और लेटर ऑन इनटू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड इट विल कंबाइन और यूनाइट विद द ओवम। लेकिन क्वीन के पास एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी या टेक्निक मौजूद है। वो ये कि ये स्पर्म्स रिसीव तो कर लेती है मेल से, लेकिन उसके बाद क्वीन की अपनी मर्जी होती है कि ये एग के साथ उसको फ्यूज करवाए, फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल होने दे या ना होने दे। अब यहां पे हमें पता चलेगा कि अगर तो क्वीन बगैर फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एग्स दे दे, तो इसका मतलब ये है कि ऑल दोज हैप्लॉइड एग्स दैट हैव बीन लेड डाउन विदाउट फर्टिलाइजेशन दे विल डेवलप इनटू द ड्रोन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह अब दूसरे ग्रुप की तरफ आ जाएं कि अगर क्वीन का जी चाहे तो वो स्पर्म्स को एग्स के साथ फ्यूज करवा दे, और स्पर्म्स के साथ एग्स जब फ्यूज हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाके क्वीन का काम है कि अंडे दे देना। फिर वहां पे जो पहले से वर्कर्स काम कर रहे हैं वो दो तरह की जेली बनाते हैं, दो तरह की खुराक बनाते हैं। ऑलराइट, जिसमें एक तरह की खुराक को हम कहते हैं वर्कर जेली और दूसरी को हम कहते हैं रॉयल जेली और द क्वीन जेली। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो वर्कर्स यहां पे पहले से जेली बना रहे हैं, ये क्या करते हैं, दोनों तरह की जेलीज बना के प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर उसके बाद जो भी मक्खी, यानी वही जो हनी बी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर तो वो वर्कर जेली खा रही है तो इसका मतलब ये है कि इट विल बिकम अ वर्कर फॉर फ्यूचर। और इसी तरह से अगर इसने क्वीन बनना है तो इसको रॉयल जेली प्रोवाइड की जाएगी, और क्वीन बनने वाले जो आमतौर पे इंसेक्ट्स नजर आते हैं या लार्वे नजर आते हैं वो जरूरत से ज्यादा ही खा रहे होते हैं। यही वजह है कि बाद में क्वीन जो है वो हमें ज्यादा बड़ी और डोमिनेटिंग सा स्ट्रक्चर बनाती हुई नजर आती है विद इन द हाइव। अब यहां पे स्टूडेंट समझने वाली बात क्या है कि जो ड्रोन्स प्रोड्यूस हुए हैं ये खुद क्या हैं, हैप्लॉइड। तो यही हैप्लॉइड ड्रोन्स अगर गेमीट्स पैदा करना चाहें तो दे विल प्रोड्यूस द गेमीट्स बाय माइटोसिस, और माइटोसिस से पैदाशुदा गेमीट्स को क्वीन की मर्जी है कि वो स्पर्मेथिके में सैक के अंदर जाके उसको स्टोर करके रखे, या क्वीन की मर्जी है कि वो जाके एग के साथ फ्यूज करवाने की इजाजत दे दे। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ड्रोन्स मजीद पैदा किए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दिस इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
अब दूसरी तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है द अदर टाइप इज डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया जाता है विद इन एफिड्स। सो इट इज डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अब हम जब पार्थेनोजेनेसिस की टर्म यूज कर रहे हैं तो हम ये बात जहन में रखेंगे कि यहां पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए जाएंगे दे विल हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम मिसाल जो ले रहे हैं इंसेक्ट है एफिड। नाउ व्हाट आर एफिड्स? आप लोगों को याद होना चाहिए कुछ इस तरह के डिपेंडेंट इंसेक्ट्स जो कि हर्बेशियस स्टेम वाले पौधों के अंदर अपने स्टाइलेट्स वगैरह या स्पेसिफिक मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स को इंजेक्ट करते हैं और फिर उन पौधों का सैप खुद से पी के और फिर बड़े होते हैं और गुजारा करते रहते हैं। सो दे आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑलराइट, अब इसको स्टूडेंट्स अगर हम टेक्निकली रिप्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो हमें पता चलता है कि जो फीमेल एफिड्स हैं इनके अंदर जब ओवा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब कभी भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ओवा प्रोड्यूस करेगा तो यहां पे मियोसिस होनी चाहिए, लेकिन देखा गया है कि जब एफिड के अंदर मियोसिस होती है तो उस वक्त द ओवा ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन दे अंडरगो अ टोटल नॉन डिसजंक्शन। ऑलराइट, नॉन डिसजंक्शन क्या था भला? कि जब क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं हो पाते तो इसको हम कहते हैं दिस इज नॉन डिसजंक्शन, क्योंकि असूलन जब भी कोई सेल डिवाइड होगा उस वक्त क्या होना चाहिए? क्रोमोसोम्स को सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाना चाहिए। लेकिन जब यह पता चलता है कि ये क्रोमोसोम्स अब अपने सेंट्रोमेयर से अलहदा नहीं हो रहे, जो बाइवेलेंट्स हैं वो सेपरेट नहीं हो रहे, मियोसिस 1 के अंदर ही वो सारे एक साइड पे चले जाते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज टोटल नॉन डिसजंक्शन। इसकी वजह से चूंकि ओवम के अंदर नॉन डिसजंक्शन हो रही है तो जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे दे विल बी फीमेल्स। ऑलराइट, so what is the cause of the diploid parthenogenesis? It is total non-disjunction of chromosomes in ova, all right, and the offsprings produced are diploid females. All right students, हमारे लिए ये बात यहाँ पे काबिल गौर है कि चूंकि ओवा से प्रोड्यूस हो रहे हैं देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द मेल गेमीट्स, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे दे विल बी आइडेंटिकल टू द मदर, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की तादाद कम नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो गए। अब इसी तरह की एक और चीज हमें प्लांट्स के अंदर भी नजर आती है जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। जी स्टूडेंट्स, एपोमिक्सिस इज जस्ट लाइक द डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। यहां पे आप क्या याद रखेंगे कि वी हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स नोन एज ओव्यूल। ऑलराइट, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो यू कैन डिफाइन इट एज इमेच्योर सीड, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जिसने मेच्योर हो जाने के बाद सीड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाना है। अब इसके अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज मौजूद हैं जस्ट लाइक द न्यूसेलस, ऑलराइट, और वी कैन से द मेगास्पोर। इनमें से कोई एक सेल जो कि ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इट विल स्टार्ट टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल एम्ब्रियो। ऑलराइट, अब इन्होंने अगर एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो जाना है तो आप गौर करें कि यहां पे अभी तक कोई भी पोलन ग्रेन तो आया नहीं, कोई पोलन ट्यूब तो बनी नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन तो भी हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो गई है तो दिस इज जस्ट लाइक द पार्थिनोकार्पी। लेकिन यहां पे क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल खुद से ही एम्ब्रियो बन गया है, इट विल बी अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो। तो इस वजह से इसको हम स्पेसिफिकली नाम दे रहे हैं एपोमिक्सिस। आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन